नमस्कार, मैं रवीश कुमार। व्हाट्सएप ने कश्मीर पर जितने प्रोफेसर कश्मीर के भीतर पैदा कर दिए हैं उससे कई गुना ज्यादा कश्मीर के बाहर। व्हाट्सएप के सहारे कश्मीर को लेकर जिस तरह के तथ्यों को गढ़ा जा रहा है उससे हालात बिगड़ ही रहे हैं। वही हाल भारत के दूसरे हिस्से में भी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण हर दूसरा आदमी कश्मीर पर अंतिम राय रखने लगा है। मैं कश्मीर नहीं जानता, मुझे केमिस्ट्री से भी टफ लगता है। लेकिन बाकी ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सबने ट्रकों पर लिखा वो संदेश पढ़ लिया है। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। खीर देंगे और चीर देंगे सिद्धांत से कश्मीर समस्या का कितना समाधान हुआ ये तो टीवी चैनलों के परमानेंट एक्सपर्ट बता सकते हैं। बीच बीच में जब ट्रक फार्मूला फेल होता है तो लोगों को वाजपेयी फार्मूला याद आता है। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत, यह कश्मीरियत की समस्या की आयुर्वेदिक दवा है। जैसे ही एलोपैथिक फेल हो जाती है इसे याद किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी भी वाजपेयी की इस दवा का जिक्र करते रहे हैं। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अचानक से जोर जोर से कहने लगी हैं कि वाजपेयी जी के टाइम में भी बातचीत हुई थी। LK आडवाणी डिप्टी PM थे, तब हुर्रियत के साथ बात हुई है। हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, वरना जम्मू कश्मीर के हालात सुधरने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है का क्या मतलब है? क्या महबूबा हुर्रियत या अलगाववादियों से बात करने के लिए कह रही हैं? इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की जिम्मेदारी उनकी सरकार पर भी तो है। क्या उनकी सरकार इस दवा का वितरण नहीं कर पा रही? 2015 सरकार बनने के इतने महीने बाद उन्हें यह याद आया है। नए नए तथ्य गढ़े जा रहे हैं, उनका मुकाबला उनकी सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? भारत के दूसरे हिस्से में भी व्हाट्सएप के जरिए ये तथ्यों का गढ़ना जारी है। महबूबा मुफ्ती को इसका उपाय खोजने के लिए लंदन जाने की जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी बातचीत की बात कर दी है, तो किससे बातचीत हो वो भी उन्हें बता देना चाहिए था। जिस हुर्रियत को लेकर टीवी चैनलों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में पाकिस्तान का एजेंट बनाकर पेश किया गया है, हर रात आपके खून में उबाल पैदा किया। क्या होता अगर महबूबा कह देती कि हुर्रियत या अलगाववादियों से बात होनी चाहिए? तब सहयोगी बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती? क्या बीजेपी मान जाएगी? बंदूक चलाने की बात होती है तो टीवी के एक्सपर्ट समझा देते हैं कि किस किस पर सीधे बंदूक चला देनी है। बातचीत हो करने वाले यही नहीं बताते किससे बातचीत होनी है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो पिछले 1-2 महीने से हालात खराब हो गए उसके बारे में डिस्कशन हुआ, जो धीरे धीरे सुधर रहे थे पिछले साल के अनरेस्ट के बाद। उसमें क्या हुआ, किस तरह से हुआ और उसमें जो इलेक्शन अनाउंस हुआ उसकी वजह से हालात पे क्या असर पड़ा, और जो हाल ही में इलेक्शन हुए उसमें जो कम परसेंटेज ऑफ वोटर का रहा वो क्यों हुआ। तो ये सारी बातों पे डिस्कशन हुआ और इसमें जो हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस है PDP और BJP का, उसका भी डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने बार बार कहा कि मुफ्ती साहब इस मुल्क के होम मिनिस्टर भी रहे हैं और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, और उन्होंने एक नक्शा दिया है कि जम्मू कश्मीर के ये जो हालात ऐसे इनसे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, और उसमें बातचीत का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि कब तक आप अपने लोगों के साथ कन्फ्रंटेशन करेंगे? किसी न किसी लेवल पे बात होनी चाहिए। महबूबा ने कहा कि कब तक आप अपने लोगों के साथ टकराव करेंगे। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि अपने लोगों के साथ अभी ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कश्मीर को लेकर किसी भी बातचीत में इस बात को शामिल करना जरूरी है कि देश में कश्मीर को लेकर क्या हो रहा है। दरअसल वो राय कश्मीर की राय से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि अब भागलपुर और मेरठ में लोग कश्मीर के बारे में क्या सोच रहे हैं। उनसे कश्मीर को लेकर सबसे पहले बातचीत करने की जरूरत है। इस स्थिति को बनाने में, इस हालात को बनाने में आपके एक्सपर्ट और एंकरों ने बहुत मेहनत की है। उनके लिए हर पत्थर चलाने वाला आतंकवादी है और सेना का अपराधी है। उसके साथ उसी भाषा में सीधे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती के बयान को ध्यान से सुन रहा था तो लगा कि 2 तरह के पत्थरबाज हैं। उनके ही शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं। कह रही हैं कि पत्थरबाजी के लिए 2-3 वजह हैं। एक तो जो लड़के हैं जो खफा हैं, दूसरे वो जिनको जानबूझकर उकसाया जाता है। इस पर डिस्कशन होगा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। क्या ये हमारे पत्थरबाज और पराये पत्थरबाज वाला कोई फॉर्मूला नया लॉन्च हो रहा है? महबूबा का यह बयान सेना के लिए है या सरकार के लिए है? बातचीत से बहुत बातें हुई थी। बातचीत से मुजफ्फराबाद रोड खुला था, रावलाकोट रोड खुला था। बातचीत से हमारा बॉर्डर्स में सीज फायर हुआ था वाजपेयी जी साहब के टाइम में। बातचीत से यहाँ हुर्रियत वालों के साथ बातचीत शुरू हुई थी। तो कुछ तो बहुत हुआ था जिसकी वजह से वाजपेयी जी को आज भी कश्मीर के लोग याद करते हैं, और उसी पॉलिसी की वजह से PDP और BJP एक साथ हैं। कि जब बार बार मोदी जी ने कहा कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदमों पे चलूंगा, तो वाजपेयी जी की पॉलिसी तो रिकंसिलिएशन की है, वो तो कन्फ्रंटेशन की नहीं है।
समझौते की जगह टकराव की नीति किसकी है? क्या महबूबा मुफ्ती अपने सहयोगी बीजेपी की नीतियों की आलोचना कर रही थीं? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसका खमियाजा शेष भारत में पढ़ने निकले कश्मीरी छात्रों को उठाना पड़ रहा है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी के छात्र हाशिम को उनके सहपाठियों ने आतंकवादी तक कह डाला। सुबह उठे तो उनके टी शर्ट पर इस तरह की बातें लिख डाली। सोफी अब संस्थान छोड़ने की बात सोच रहे हैं। शिकायतें की हैं, कार्रवाई कैसे होती है आपको पता ही है। राजस्थान के ही मेवाड़ यूनिवर्सिटी के 8 कश्मीरी छात्रों को भी इसका सामना करना पड़ा। जब वे बाजार गए उन्हें भी आतंकवादी कहा गया, पत्थरबाज कह दिया गया। मेरठ में एक पोस्टर लगा जिसमें लिखा था भारतीय सेना पर पत्थर मारने वाले कश्मीरियों का बहिष्कार, कश्मीरियों यूपी छोड़ो वरना ... पुलिस ने राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हर कुछ राष्ट्रीय है इसमें, अमित जानी को जेल भेज दिया है पकड़कर। अमित जानी ने ही 20 अप्रैल को ये पोस्टर लगाए थे जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हुई। मेरठ के जिलाधिकारी और एसपी ने कश्मीरी छात्रों से वहां मुलाकात की है और सुरक्षा का वादा किया है। इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कश्मीरी छात्रों को तंग किए जाने की घटना को रोकें। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों से यही अपील की है। रविवार को नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि कश्मीरी छात्र भी आपके अपने ही बच्चे हैं। ये बच्चे कश्मीर में आपके राज्यों के दूत बनकर जाते हैं। आप उनसे बात कीजिए, उनका हाल चाल कभी कभी लिया कीजिए, अच्छा रहेगा, बुलाकर बात कर सकते हैं। महबूबा की ये बात ठीक भी है, तो हमने भी सोचा कि कश्मीर के छात्रों को प्राइम टाइम में बुला लेते हैं और बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक जो खबर आई है वो छत्तीसगढ़ से एक बड़ा नक्सली हमला हुआ, उसका जिक्र कर देना चाहता हूं कि सीआरपीएफ के 25 जवानों ने जान गंवा दी है। बीते साल में ये सबसे बड़ा नक्सली हमला है। इस हमले में 6 जवान घायल हुए हैं जिनमें से 2 की हालत नाजुक है। 7 जवान अभी तक लापता हैं। यह हमला नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में के चिंता गुफा के करीब काला पत्थर इलाके में सीआरपीएफ की 74वीं बटालियन पर हुआ। सीआरपीएफ के करीब 100 जवानों की टीम बुरकापाल गांव के पास सड़क बनाने में लगे लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात थी। खबरों के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे करीब 300 नक्सलियों ने उन्हें घेरा और हमला बोल दिया। नक्सली AK-47 और इंसास राइफल से लैस थे। ये मुठभेड़ करीब घंटा भर चली। सीआरपीएफ के जवाबी हमले में कितने नक्सली मारे गए हैं इस बात की भी जानकारी नहीं मिल पाई है। हमले के बाद नक्सली सीआरपीएफ की टीम से हथियार और गोला बारूद लूटकर फरार हो गए। दोपहर करीब 3 बजे वायुसेना की एंटी नक्सल टास्क फोर्स को सूचना मिली कि सुकमा जिले के बुरकापाल इलाके से कुछ घायलों को निकालना है। जगदलपुर से 2 MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना हुए। मौके पर पता चला कि घायलों और मृतकों की तादाद काफी ज्यादा है। घायलों को तुरंत हेलीकॉप्टर से रायपुर पहुंचाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह दिल्ली से रायपुर रवाना हो गए हैं। उनके मुताबिक इलाके में सीआरपीएफ की निगरानी में बनी सड़क बनवाई जा रही है। वहां पर नक्सली अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि सड़क बनने से उनके इलाकों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। जवान पीछे हटने वाले नहीं है, मगर आने वाले समय में हमें और ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। अभी मैं बैठूंगा सीआरपीएफ के और हमारे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस पूरी घटना की और जानकारी लूंगा। सर, वो तो घटना नहीं हुई, अचानक घटना एक के बाद एक हो रही है। उस सड़क के पीछे उनकी सबसे बड़ी ताकत लगी है और सुकमा ही उनका पूरा मुख्यालय है। यदि ये सड़क बना तो उनको मालूम है उनके पैर उखड़ जाएंगे। अब हमारे साथ कश्मीरी छात्र हैं, कश्मीर के जो भारत के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं। सबसे पहले शाहिद मोहम्मद हैं, आप PhD छात्र हैं जामिया मिलिया के। फिर उसके बाद तजामुल इस्लाम हैं जो बीच में बैठे हैं चेक वाले शर्ट में, PhD बासित हैं आप। हाँ, बासित अबू बकर हैं, MPhil के छात्र हैं आप JNU के। और फिर उधर तजामुल साहब हैं, आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के आप PhD छात्र हैं। बासित, हम थोड़ा आप लोगों से ही बात करना चाहते हैं कि ये मुझे ठीक लगा कि आप लोगों को बुलाकर बात करना चाहिए। मैं थोड़ा आप लोगों से जानना चाहता हूं कि बाहर मतलब कश्मीर से जब आप बाहर निकलते हैं तो ये जो धारणाएं हैं लोगों की, उनसे टकराने के आपके क्या क्या किस्से हैं, किस तरह के हालात का आपका सामना करना पड़ता है? रवि जी, आपने अच्छा किया जो आपने प्रोग्राम में बुला लिया। आपने जैसे बात पहले जहाँ से स्टार्ट की कि अभी जो आपने महबूबा की क्लिप भी दिखाई जो उसमें वो कह रही है कि डिस्कशन होगा, कश्मीर से बाहर क्या फेस करते हैं, ये डायरेक्टली इस बात से रिलेटेड है कि कश्मीर में क्या हो रहा है। कश्मीर का मुद्दा डिस्प्यूट जब तक है तब तक कश्मीरियों के साथ जो भी चीजें होती हैं बाहर, कश्मीर से बाहर, वो होती रहेंगी। अब जैसे बाहर होता क्या है, और जब वहां कुछ हालात सुधरते हैं तो इधर भी घटना कम हो जाती है, क्या ऐसा है? नहीं, हालात सुधरने वाली बात नहीं है, ये पीरियडिकल चीजें नहीं है। महबूबा जो कह रही थी कि पिछले साल अनरेस्ट था तो हालात कंट्रोल में थे, इस साल हालात अनरेस्ट है तो हालात थोड़े से बिगड़े हुए हैं, तभी वो दिल्ली आई है।
हालात ऐसे कंटिन्यूसली इस कंटिन्यूम में चलते रहेंगे, ये परपेचुअल होते रहेंगे जब तक कि आपके पास पॉलिटिकल डिस्प्यूट जो 47 का हो, जब तक वो जिसमें इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर एक पार्टी है, जब तक आप उसका मुद्दे का हल नहीं निकालते। पर ये तो वो कहती नहीं है ना, वो तो कहती नहीं। अभी जो उन्होंने बात की है कि डिस्कशन होगा, डिस्कशन हम भी तो चाहते हैं कि डिस्कशन हो। आपने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, पर इसमें जो हिंदुस्तान की अपनी पोजीशन है, वो तो पोजीशन है, वो फिक्स है, वो अपनी जगह पर है। नहीं, मैं जिस बात पे आना चाहता हूं कि वो कह रही है कि कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, इन्हीं से तो डिस्कशन होता है। आप टेबल पे आते हैं तभी जाकर डिस्कशन होता है। आपने कश्मीर में स्कूल्स बंद करवा दिए, कॉलेज बंद करवा दिए, यूनिवर्सिटीज बंद करवा दिए। कैसे खुला रहेगा ये जो दिन भर हम लोग देखते हैं, उसमें स्कूल कॉलेज कैसे चलेगा? आपने 2016 में महबूबा ने कहा या राजनाथ सिंह ने कहा कि स्कूल्स को, कॉलेज को पॉलिटिकल रखिए, तो आपने कहा अलगाववादी करवाते हैं, जबकि हुर्रियत ने कोई कॉल नहीं दी थी कि स्कूल और कॉलेज बंद रहने चाहिए। इस बार तो 6 दिन आपने ऑफिशियली बंद करवा दिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार बंद करवाने में इस साल तो इस बार अभी तो 6 दिन बंद उन्हीं ने 6 दिन से पहले के बाकी जो कई दिन बंद थे उसको क्या, वो किसने बंद कराया? आप स्टेट गवर्नमेंट स्पेस चोक कर रही है। आप जो डिसेंट है उस डिसेंट को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है, स्टेट में भी और स्टेट के बाहर। अब स्टेट के बाहर की बात मैं आपको बताता हूं। 2012 में आपको याद होगा दिल्ली में एक प्रोग्राम होने वाला था जिसमें बहुत से क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को बुलाया गया था। कश्मीर पे प्रोग्राम था, आजादी टाइटल था। आप देखिए कैसे हैकल और जेर, कैसे उनको वहां पे गालियां दी गई, कैसे वो प्रोग्राम बंद करवाया गया। वही मैं कह रहा हूं कि होता क्या है कि जो नहीं मैं आपको बताइए इससे क्या जुड़ा। जब भी बात कश्मीर की होगी, यहाँ पे एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है, उससे उस बात को नेशनलिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है, पेट्रियटिज्म के साथ जोड़ दिया जाता है, और वो कश्मीरियों की जो नैरेटिव जो बाहर आना चाहिए, जो जेन्युइन आवाज है, उसको दबाया जाता है और उसको फिर ऑफिशियल टोन। वो आवाजें तो आती हैं, जब चर्चा होती है तो वो पक्ष भी तो होता ही है ना, वो वहां के मीडिया के लोग होते हैं। हम लोग भी कभी, मैं तो उतना ज्यादा नहीं करता, मुझे सचमुच समझ में नहीं आती है बात कि कहां से शुरू करें, इतना ग्रंथ इसका मोटा हो गया है। मीडिया के तो सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स कश्मीर दिल्ली से बैठ के कश्मीर के मसले का हल बताते हैं। दिल्ली तो तय नहीं करेगा कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर का हल क्या होगा, ये तो दिल्ली तय नहीं करेगा जब तक डायलॉग। पर मैं थोड़ा सा कहानी जानना चाहता हूं कि जब आप लोग यहाँ टकराते हैं और जब आप अपनी बात करते हैं तो लोग कितना सुनना चाहते हैं? मैं वो टकराव आपको बता दूं। एएमयू में डॉक्यूमेंट्री रिलीज होनी थी, ओशन ऑफ टीयर्स, जो कि कश्मीर पे है, कुनन पोशपोरा पे। कुनन पोशपोरा मास रेप कश्मीर में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर माना जाता है कि जमीन पे सबसे गंदा मास रेप था ये, जो इंडियन आर्मी ने किया। तो जब इंडिया में हम लोग एएमयू में उसको डॉक्यूमेंट्री को स्क्रीन करना था, तो एट द लास्ट मोमेंट उसको बैन कर दिया गया और ऑफिशियली कुनन पोशपोरा की जो ओशन ऑफ टीयर्स है, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोई दूसरा पक्ष नहीं है ना, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, तो जी। हाँ, तो उसका दूसरी तरह से आप लाभ ना लें। नहीं, मैं लाभ, क्योंकि अगर आप सेना का नाम लेंगे तो फिर सेना के लोग कहेंगे कि हमें हमारा पक्ष नहीं मिला। फिर हर इतना इस नियम का पालन, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, नहीं मैं आपका, लेकिन इसका ख्याल रखना पड़ेगा। जी, मैं डिसएडवांटेज नहीं ले रहा, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हुआ है। तो एट द लास्ट मोमेंट वो डॉक्यूमेंट्री बंद करवा दी गई। रीजन क्या थी कि वो लोग कुनन पोशपोरा में जो बेसिकली हुआ था उसको आप लाइव दिखाना चाह रहे थे लोगों को कि ये हुआ है। ये 2012 में बंद करा दिया। 2012 अभी मतलब तक किसी की भी सरकार वो बंद हो जाती है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस ये तो ऊपर सिर बदलते रहते हैं, हाथ पांव तो वही रहते हैं ना। बीजेपी आए, कांग्रेस है, जो बीजेपी दिन को करती है कांग्रेस रात को करती है। राम माधव ने परसों का इंटरव्यू देख लीजिए, कश्मीर में तो वहां पे पीडीपी की जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस होते हैं, वो उनको तो वैसे ही कहा जाता है कश्मीर की जुबान में स्टूज, कि ये लोग एजेंट्स हैं, दिल्ली में बैठे हैं और मुंशी का काम खाली लिखना होता है। पर एक बात बताइए, ठीक है, देखिए ऐसा है कि मैंने क्या कहा था, मैं आप लोगों की बात सुनना चाहता हूँ। कश्मीर पे आप हो सके तो फिर वही एक्सपर्ट मुझे भी बुलाने पड़ेंगे कि आप ये जो कह रहे हैं इसका ये मतलब है, ये जो कह रहे हैं उसका ये मतलब है। ठीक है, आप जो थोड़ा आप लोग के बाहर जो फेस कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं इतना समझता हूं कि वहां जो कुछ हो रहा है, मैं उससे भागने की बात नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे सामना करना होता तो फिर मैं भी ले आता, फिर दोनों पक्षों को। मैं वो जो बात, जब से मैं तो करीबन 7 साल से दिल्ली में हूँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं और हॉस्टल्स नहीं तो फ्लैट लेने में प्रॉब्लम होगी। एक आई कार्ड दिखाइए, पासपोर्ट दिखाइए, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाइए, फिर आप उनको बताइए कश्मीरी हैं तो सीधा ही मना कर देते हैं। दिस इज पार्ट। अब कहाँ मिलता है घर आप लोगों को? मिलता तो है ना, रहते हैं ना। बहुत मुश्किल से है। मैं पॉइंट रेज किया उसके रिलेट, जस्ट टू ऐड ऑन टू दैट, कश्मीरी मजबूर हुआ है गेटो में रहने के लिए। गेटोवाइजेशन का एक फिनोमेना दिल्ली में भी दिल्ली में आप देखिए, जामिया नगर, बटला हाउस या 1-2 पॉकेट और ऐसा क्यों है कि सब लाखों, आप डेंसिटी देखिए, भर भर के विंटर में देखिए, ऐसा क्यों है कि कुछ पॉकेट्स मुस्लिम एरिया कोट अनकोट क्यों है ऐसा कि सिर्फ उनको वहीं मिलता है? जबकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप उन्हीं इलाकों में जानना चाहते हैं। जो ऐसा समझते हैं आप उनको एड्रेस कीजिए ना। नहीं, मैं यही चाहता हूं कि हाँ, बेसिकली हाईलाइट करना चाहता था कि एक अदरिंग की जाती है। अदरिंग इस वजह से 99.9% लोग नहीं समझता है।
एक हमें आप थोड़ा आम लोगों को बताइए कि क्या होता है, मतलब वो जानना चाहते हैं ना। हमें कभी पार्ट नहीं माना जाता है, पार्ट नहीं माना जाता है। तो अब हम रह चुके हैं, मतलब वी हैव लिव्ड विद दिस। मतलब आप चाहे जितना भी पैसा दें, चाहे जितना भी किराया दें, किसी और इलाके में आपको घर नहीं मिलेगा। बिल्कुल। हम ये किराया और घर तो ये तो छोटी सी बात है। आप मैं थोड़ा बात तो कर, हम तो लोगों से भी बात कर रहे हैं ना, आपको सुनने वाले से आप बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कीजिए। फंडामेंटली अगर आप राइट्स की बात देखें ना, एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट जो मेरे हक हुकूक, जो मेरे अधिकार है, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऐसा हुआ जा रहा है, हम लोगों पे थ्रस्ट किया जा रहा है। हम में से किसी ने चाहा नहीं था, ऐसा हमने चाहा नहीं था कि हम इस आइडेंटिटी में पैदा हो, इस जगह में पैदा हो। अब हम पैदा हुए उस जगह में, और स्टेट हमें उस आइडेंटिटी के जस्ट ऑन द बेसिस कि हमारा आइडेंटिटी कश्मीरी है, उसके बेसिस पे स्टेट भी करता है और लार्जर सोसाइटी में भी। ठीक है, मान लीजिए जब आप आते हैं तो आपको ये सारे एक सेकंड आ रहा हूं, इसका लार्जर पॉइंट मैं जो बता रहा हूं, इसका लार्जर पॉइंट अगर आप देखेंगे कि इंडियन स्टेट को फायदा होता है जब वो कश्मीरीज को अपना स्टेट अपैरेटस चलाते हैं और कश्मीरीज को ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं बकरियों की तरह बाकी स्टेट्स में। पॉलिटिकल पार्टी जो भी हो, अभी राजनाथ सिंह, एक सेकंड, अभी राजनाथ सिंह ने कहा कि इक्वल सिटीजन टू इंडिया है, ऑफ इंडिया है, सबको लिखा है उन्होंने, है ना, कि जरूर कहीं ना कहीं बात हो रही है। तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते होंगे, आपकी पहचान के हिसाब से, कश्मीर के हिसाब से सोचते होंगे, लेकिन जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं वो समझते हैं, तो फिर कुछ तो बदलता होगा ना, कि फिर उनकी धारणा बिल्कुल ही नहीं बदलती है। सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, हमें लगता है नहीं, जो आपके जो दोस्त बनते होंगे नया, कहीं खाने पीने जाते होंगे, किसी के घर जाते होंगे, कुछ बदलता है कि नहीं बदलता है? हम बताएंगे, प्रधानमंत्री आपके श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी सबके हैं, हमारे थोड़ी हैं, आपके भी हैं। हाँ, वो एक अलग डिबेट है। उन्होंने भी एक अपील जनहित में जारी की है कि कश्मीरी स्टूडेंट्स को ऐसे, जब वो कश्मीर जाते हैं वहां पे वो बड़ा पेट्रोनाइज करते हैं कि टूरिज्म चुनो या टेररिज्म चुनो। वहां पे वो पेट्रोनाइज करेगा, वो डिसाइड करेगा, कश्मीरी यूथ को डिसाइड करने नहीं देगा। मोदी जी डिसाइड करेंगे क्या ऐसा तो इस पे ठीक है, चलिए आप बोलिए। नेता लोग स्लोगन में बोलते हैं, मतलब वो इस तरह का स्लोगन दूसरे हिस्से में जाते हो तो वहां भी बोलते हैं, तो वैसा नहीं कि सिर्फ कश्मीर के लिए बोलते हैं। के साथ कश्मीर से बाहर कितना कि अब क्या हो रहा है ना, कि इसमें हो क्या रहा है कि मैंने तो कहा था कि यहाँ जो अनुभव है उसकी बात कीजिए। मैं नहीं जानता उधर के मामले में, आपने जिस रेप इंसिडेंट का मुझे नहीं मालूम है, तो फिर मैं उस पर आप पर्सनल अकाउंट बताइए कि क्या होता है, जिससे लोग फिर समझे, फिर इसका कोई रास्ता निकल सकता है क्या? 2011 वर्ल्ड कप की बात है, क्रिकेट मैच की बात है। मैं इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में था, एक जूनियर था बैंगलोर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं इंजीनियरिंग करा। फर्स्ट ईयर में यहाँ याद रखना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज में डर का माहौल होता है, एक जूनियर को फ्रेशर होता है, रैगिंग का माहौल होता है। अब मैं अकेले एक कमरे में मैच देखूं, किसी भी टीम को सपोर्ट करूं, ना मैं उससे गद्दार बनता हूं, ना मैं उससे पेट्रियोटिक बनता हूं। जब फुटबॉल में बंदा इंग्लैंड या अर्जेंटीना या ब्राजील को सपोर्ट करे, बिल्कुल यहाँ के लोग करते हैं, हाँ। लेकिन क्रिकेट में आप इंडिया के अलावा किसी और टीम को सपोर्ट करो तो सबको दिक्कत है। मेरे केस में मैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहा था, सब लोग मिलके इंडिया को चीयर कर रहे थे, मैं अकेला रूम में देख रहा था। मेरा अधिकार था, मैं रूम बंद करके कुछ भी देखूं। मैच खत्म होता है, डोल लेके गुलाल पहन के लोग जश्न के माहौल में आते हैं, मेरा दरवाजा खटखटाते हैं कि हाँ निकल जा कश्मीरी, तू अकेला, ऐसे मार देंगे, ये कर देंगे। ये तो मेरा सौभाग्य था, मेरे कुछ सीनियर थे, कुछ उस टाइम पे बगल वाले ब्लॉक में कुछ केरला के सीनियर थे, सीनियर जूनियर बहुत चलता है वहाँ, इसलिए उनने बचाया और बोला, वो निकल के आए ना बोलने के लिए। तो वो क्यों समझने में सफल रहे, आपको क्यों रोके? वो पहले दिन से हमसे एक बात किए थे, वो इशू पे ना, कश्मीर इशू पे अपने बायसेस से एक्ट नहीं करते थे, वो असल में समझ रहे थे। ठीक, फिर ये समझने का कोई अनुभव आप लोगों का नहीं है कि कोई नया आता है तो समझता है या उस तरह से? नहीं, वो जो उनका मीडिया, आप नहीं आप नहीं ले रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया क्या करता है। मीडिया भी है ना, अल्ट्रा नेशनलिस्ट चेस्ट बीटिंग मीडिया, अब सब नुआंस्ड ओपिनियन नहीं पढ़ते हैं। कुछ लोग हाँ या ना में जानना चाहता है, ठीक है। जनता को इससे, आम पब्लिक जो, उनको इससे मतलब नहीं होता, उनको जो बड़ी बड़ी मोटी बातें होती है, जो पोस्टर है कश्मीरियों यूपी छोड़ो, इससे ज्यादा मतलब। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि नहीं रविश, आप जिस बात को देखिए वो ये देखिए, अभी इन्होंने कश्मीर मैच की बात की, क्या मैच में आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं? मेरठ पिछले साल बैंगलोर की बात ले लीजिए, उससे पहले आप फिरोजशाह कोटला की बात लीजिए 3 साल पहले। अगर मैं इंडिया जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रही है और मैं जिम्बाब्वे को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं सपोर्ट कर सकता? मेरा अपना ओपिनियन भी हुआ है। आप जैसे उन्होंने अच्छा उदाहरण दिया कि जब फुटबॉल का मैच होता है
तो लोग बड़े गाल वाल रंग के आते हैं कि मैं ब्राजील का सपोर्टर हूं, मैं चिली का सपोर्टर मैं हूं। क्यों नहीं जिम्बाब्वे का सपोर्टर हो सकता इंडिया की, जब उनका मैच इंडिया के साथ हो? मेरा अपना ओपिनियन है, मेरा अपना व्यू पॉइंट है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है। मैं किसी खिलाड़ी को पसंद कर सकता हूं, मेरी जिसमें अपनी मुझे मर्जी है। रिचर्ड हेडली बहुत पसंद था, कपिल देव से भी ज्यादा। ये आप देखेंगे, ये बायस रहता है इनमें। जब भी कश्मीरी आपको ऐसे कहीं स्टेडियम की ही बात लीजिए, एक ऑटोमेटिकली वो इनके दिमाग में एडजस्टमेंट हो जाती है, इंडियंस के दिमाग में, कि दे आर काइंड ऑफ दिस एंटी नेशनल एलिमेंट दैट वी आर। बहुत सारे दर्शक जब सोचते हैं, जब आप लोगों को सुन रहे हैं, है ना, तो वो ठीक है कि लोग इसके बाद भी वो कश्मीर जाते हैं, पर्यटन करते हैं, घूम के आते हैं, ठीक है, तो उनका भी एक अपना एक रिश्ता है, बनता है, वो चीज़ों को देख समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका हमारा इस तरह से करके बात होने लगा तो लगता है कि ये तो गलत है ही, आप भी उनको आपका हमारा उसी बाइनरी से देख रहे हैं जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं। ये नैरेटिव स्टेट फीड करवाता है थ्रू प्रॉपर। आप क्यों फीड कर रहे हैं? आप उसके ट्रैप में क्यों आ रहे हैं? मान लीजिए उसको, जिसको व्हाट्सएप से पहुंच रहा है, उसको वो कह रहा है हम और आप, हाँ? नहीं, तो आप भी तो उसी जबान में उससे बात कर रहे हैं कि आप और हम। मैं लार्जर पॉइंट पे बात कर रहा हूं कि जब स्टेट ऐसे नैरेटिव्स फीड करता है आम पब्लिक में, तो वो धारणा खुद बन जाती है। आपको बताना नहीं पड़ता है उसको। जब आप ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आपसे बात करें। हाँ, जब आपने कश्मीर के इश्यू को हर बारी बिहार की पॉलिटिक्स में यूज किया, यूपी की पॉलिटिक्स में यूज किया कि कश्मीर में आतंकवाद है, कश्मीर में ये है, तो लोगों के दिमाग में तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना, ये अस वर्सेस देम तो ऑटोमेटिक है। तो मान लीजिए मैच के अलावा, इसके अलावा तो कभी तो लड़कों से बात होती होगी ना, तो वो उससे कुछ नहीं बदलता है। अब आप एकेडमिक स्पेसेस में आइए। एकेडमिक स्पेसेस में चाहे डिस्कशन हो चाहे डिबेट हो, आप जो भी पॉइंट ऑफ व्यू एक कश्मीरी नॉन कश्मीरी से रखेगा, हाँ, सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो ये समझे कि इसका अपना ओपिनियन है, अपना व्यू पॉइंट है, लीगल व्यू पॉइंट है, इसका राइट है अपना व्यू पॉइंट रखने का। वो कभी नहीं समझे। वो क्यों नहीं समझते? आपने एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन जो व्हाट्सएप से आपके जरिए पहुंच रहा है और कोई भी राष्ट्रीय लगाकर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जा रहा है, वो जो पोस्टर लगा दे रहा है, उसके जरिए आप कश्मीर को ज्यादा जानते हैं। आज ना कल कई दिनों तक इस बात को टाला गया कि इनसे बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं, चूंकि बंदूक है। आज ना कल इनसे बात करनी पड़ेगी, और वही महबूबा मुफ्ती दिल्ली आकर, जो बीजेपी की सहयोगी हैं, वो आकर यही बात कह रहे हैं कि इनसे बात करनी पड़ेगी। और इन लड़कों से प्रधानमंत्री भी अब वही बात कहने लगे हैं और गृह मंत्री भी वही बात कहने लगे हैं। तजामुल, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हैदराबाद में भी क्या आपके साथ इस तरह के कुछ हुआ था? इससे पहले मैं हैदराबाद पे बात करूं, मैं ज़रूरी समझता हूं कि मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि हैदराबाद तक पहुंचने में या हैदराबाद से घर जाने में मुझे किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। पिछली बार जब मैं घर वापस लौट रहा था दिल्ली से जम्मू तक, तो सोनीपत के करीब 5-8 लोग आ गए। तो वो मुझे पूछने लगे कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे। मेरी उस टाइम टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, तो मुझे लगा ये इसलिए मुझे बता रहे हैं कि आप उधर से इधर सीटें शिफ्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि NIT श्रीनगर में क्या हुआ। तो वो इतने अचानक से आ गए, तो मुझे लगा कि ये डिस्कस करने के लिए नहीं आए बल्कि प्रोवोक करने के लिए आए हैं मुझे। तो जब मैंने उनकी आवाज़ से समझा कि ये प्रोवोक करने के लिए, मैंने सीधे कहा कि मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जब उन्होंने प्रेस किया कि नहीं आप बताइए, मैंने बोला बस न्यूज़ में पढ़ा था कि थोड़ा सा कुछ हुआ था, उसके अलावा मुझे डिटेल में कुछ मालूम नहीं है। तो फिर वो डायरेक्टली आ गए अखलाक के मर्डर केस पे कि यहाँ क्या हुआ था। मैंने फिर समझा, सामान्य यात्री थे बिल्कुल, है ना, जो साथ में वो वहाँ पे उतर रहे थे। उनको सोनीपत के वो ट्रेन हाल्ट पे थी, तो उनको उतरना था। तो उनको लगा कि जाते जाते हम अगर इसको प्रोवोक करेंगे तो कुछ उनको अपना फीड होगा कुछ। तो फिर जब उन्होंने अखलाक का केस उठाया, मैंने बोला उसका भी थोड़ा ही मुझे पता है, ज़्यादा डिटेल में मुझे मालूम नहीं, मैंने अवॉइड किया। तो फिर उनने मेरे बाकी फ्रेंड्स भी वेटिंग में ही थे, तो एक को पीछे से देखा, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, तो वहाँ से ही उनने गालियाँ शुरू कर दी। आधी गालियाँ तो हैदराबाद के नाम से असदुद्दीन ओवैसी को भी उनने दी, और उसके बाद महबूबा मुफ्ती को भी दी, और तो उसके ओवैसी के बदले भी गाली सुनी, और कश्मीर उनके बदले भी हमने गालियाँ सुनी। कश्मीर में जो हो रहा था उस पर भी हमने गालियाँ सुनी, और बल्कि उनने ऐसी गालियाँ भी दी, रेप थ्रेट्स दे दिए, जो मैं यहाँ पे वो अल्फाज यहाँ पे नहीं बोल सकता। और उनने ये तक भी बोला कि हम बॉयज़ को भी रेप करेंगे, ट्रेन में आपका कत्ल कर देंगे अगर कश्मीर में फिर से कुछ होता है। तो उनने बताया कि आपके लिए यहाँ पे ज़मीन पे कदम रखने के लिए आपको मौका नहीं होगा, आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी अगर आपको हिंदुस्तान की किसी जगह जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो क्राउड है ना, ये तो इधर जो कश्मीरी नहीं है उसके साथ भी इसी तरह से पेश आता है। ये जो भीड़ है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कश्मीर को लेकर आपसे बोले। यही भीड़ जाके किसी और के खिलाफ भी जाके इसी तरह से करती है। और यही भीड़ देखिए, वन गुर्जर जो मवेशियों के साथ जीते मरते हैं,
उनको भी मारा जम्मू में, मतलब उससे बुजुर्ग को मारा है। पर एक चीज़ मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, अभी मैं जो देख रहा था मैसेज की किस तरह से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इनसे पूछिए कि जब वो लोग पत्थर चलाते हैं तो आप लोग कंडेम करते हैं क्या, निंदा करते हैं क्या? पहले तो हम ये देखें कि वो लोग पत्थर लगाने के मौके पे क्यों आ गए। हम कश्मीरियों के साथ हमेशा ये बोला जाता है कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत करेंगे। बीएबी बशीर अहमद बशीर श्रीनगर टाइम्स के एक कार्टूनिस्ट है। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि बचपन में मैंने एक बार न्यूज़पेपर पढ़ा था, उस टाइम मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे वहाँ पाकिस्तान के, तो उनने तबला, वो उस टाइम बता रहे थे कि हम बातचीत से ही कश्मीर का मसला हल होगा। तो कार्टून में उसने यही दिखाया था कि एक आदमी तबला बजा रहा है और बाहर से अल्फाज है बातचीत चीत बात, बातचीत चीत बात। तो यही बातचीत चीत बात हो रही है, लेकिन रियल में कोई बात हो नहीं पा रही। असली बात नहीं हो रही, किससे करना है, क्यों करना है और किस बात पे बातचीत करनी है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ये सिर्फ नारे के रूप में हम सुनते हैं कि अच्छा बंदूक फेल हो गई तो अब आप बातचीत कीजिए, बातचीत फेल हो गई तो अब आप बंदूक उठाइए। बिल्कुल इसी वजह से डिकेड से ये मसला उधर ही उलझा रहता है, और जिसका फिर जब आउटलेट मिलता है, चाहे वो 2008 हो या इसी तरीके से ओकेजनली आता है, तो कश्मीरी उभर आते हैं। ठीक है, हम समझते हैं, लेकिन आप लोगों का अपना क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? मतलब जो लोग जो पत्थर, अभी महबूबा ने कहा कि एक वो पत्थरबाज हैं जो खफा हैं और एक वो हैं जो जिनको कोई उकसा रहा है, फिर भी मतलब हम ये समझ रहे हैं कि वहाँ जो कुछ हो रहा है आपको यहाँ झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आप पढ़ाई के लिए निकले हैं तो जाहिर है कि जो भी ज़िंदगी के जो की व्यवस्थाएं हैं उनमें आपका यकीन होगा, तभी आप डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह वगैरह बनना चाहते होंगे ना। नहीं, आपने जैसे अभी कहा कि पत्थरबाजी पे आप निंदा करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि इस तरह से वो लोग नहीं करते हैं पत्थरबाजी। मैं आपको क्यों, मुझे पर्सनली क्यों मैं उसका क्रिटिसिज्म करूं पत्थरबाजी का, जबकि मुझे मालूम है आप में हमारे दूसरा ओपिनियन तो होगा ना, आप नहीं करते हो, कोई दूसरा तो करता होगा ना। कश्मीर में जैसा यहाँ पे एक नैरेटिव बना हुआ है कि कश्मीरी वहां पे स्टोन पेल्टिंग की क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं? रिसेंट पास्ट का, पिछले हफ्ते का लीजिए, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का, आपने वहां पे पैलेट्स चला दिए स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स पे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पे, आपने टीयर गैस शेल्स चला दिए। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट अभी वहां पे हॉस्पिटल में एडमिट है। आप चाहते हैं कि आप पैलेट्स चलाओ, टीयर गैस चलाओ, सेक्सुअली असॉल्ट करो, हमें इंटिमिडेट करो, हमें एनफोर्स डिसअपियरेंसेस हो वहां पे, फिर आप हमारे पास आओ कि आप कंडेम क्यों नहीं करते स्टोन पेल्टिंग पे? ये कितना पॉलिटिकली नाइव स्टेटमेंट है। फिर भी ये तो एक पॉलिटिकल बॉल गेम है। हाँ, जो महबूबा आप जो कह रहे हैं, साथ खेलती है और दिल्ली मैं क्या कर रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं, ये विद्वान लोगों के बीच में जो टीवी पे मैं जो चर्चाएं देखता हूँ ना, उसके लिए ठीक है, मैं तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं आज कोशिश यही कर रहा हूँ, अगली बार फिर बुलाएंगे आप ही लोगों को भी, कि मैं चाहता हूं कि जो व्यापक समाज है आप उससे संवाद करें। आप कर पाते हैं कि नहीं, उसके अंदर जो धारणाएं बैठी हैं कि आप उसका जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। मैं पर्सनली जो आप स्टेट से हटिए, मीडिया से हटिए, राजनीतियों से हटिए, इंडिया के कॉमन मासेस से, क्या आप लोग ये समझे कि कश्मीरियों का अपना एक ओपिनियन है कश्मीर के बारे में, उनकी अपनी एक राय है, उस राय को वो कहते हैं मेरा भी एक अपना ओपिनियन है। पहले ये तो मान लीजिए कि अब ओपिनियंस अलग हैं, इसको तो एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर आइए बात कीजिए हमसे। आपको यहाँ पे जो बताया जाता है, मीडिया पे दिखाया जाता है, वो तो पॉइंट, वो तो नेगेटिव है, कुछ भी नहीं आपको दिखाया जाता कश्मीर आपको लगता है कि मीडिया का रोल और ज्यादा खराब हुआ, नेगेटिव, जो आप शायद कह रहे हैं? ये जो अभी आप जो दिखा रहे थे परसों, एक कश्मीरी को जो आर्मी जीप पे सामने बांधा गया था, वो तो चूंकि आज टेक्नोलॉजी का दौर है, वीडियो उठाया गया तो दिखाया गया। ऐसे कंट्री साइड में कश्मीर में कितने ही इंसिडेंट्स है जो 87 से हुए हैं और आपको नहीं पता है। यहाँ पे यहाँ की कॉमन मासेस को नहीं पता है। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पता क्या नेगेटिव दिखाता है। मतलब एक जिंगोइज्म तो समझ रहे हैं कि राष्ट्रवाद और ये वो, तो मैं समझ रहा हूं। मैंने एक कॉलम लिखा था, बासित को भी बोलने दिए थोड़ा 2 मिनट। आपने स्टोन पेल्टिंग पे बोला, तो मेरे हिसाब से स्टोन पेल्टिंग एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है। जिस कौम पे ऑक्यूपेशन हो रही है, द नेशन, जिस देश को लग रहा है कि वो ऑक्यूपाइड है, मैं इस माध्यम के जरिए इस इंडिया को, कंट्री को पूछना चाहता हूँ, क्या है ऐसा कि 70 साल हुए हैं इंडिया को रूलिंग ओवर कश्मीर, कि वहां का बंदा, वहां का जो यूथ है स्ट्रीट पे, वो आज पत्थर क्यों उठा रहे? उल्टा मैं इनको बोलूंगा, तो पहले बंदूक भी उठा रहा था, तो उसके भी नैरेटिव है ना। पत्थर, अब सिविल, उस टाइम तो, अब तो सिविल मूवमेंट है, और ये मूवमेंट ट्रांसलेट कर रही है क्लास, हर डिवीजन। आप गांधी का सत्याग्रह क्यों नहीं अपनाते हैं? जी, जब एक ऑक्यूपेशन होता है, तब उनसे एक कोड ऑफ एथिक्स एक्सपेक्ट करना हमें लगता है बहुत ही गलत है। आप ऑक्यूपाइड है, आप पे जुल्म हो रहा है,
और ये जो नैरेटिव है कि भाई पैलेट गन बंद करो, भाई ये बंद जो करो, लोगों वो भी में कहीं ना नाराजगी कहीं है गलत वो ये नाराजगी है कि है। उनके सेना उनके जवानों के साथ भी हो रहा है, तो ये दुतरफा ये रवि, बनता चला मैं जाता आपको है 4 पॉइंट का अभी 30 शॉर्ट सेकंड में 30 सेकंड में 4 तो 2 पॉइंट कर ले। हाँ, टाइम खत्म हो गया, 2 पॉइंट आपको पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन बैंड है, बाकी हर इंडिया में अगर ये होता तो वहां पर नहीं, तरह मैं तरह आपको के 4 विचार पॉइंट्स उभरते, आप ये कह रहे हैं। पॉइंट्स बता रहा हूँ। इंटरनेट, सुप्रीम कोर्ट बोलता है अप्रैल में कि इंटरनेट बैन कर्टेल करना गलत है। आज देखिए कश्मीर में इंटरनेट बैन है। मैं फाइनली ये पूछना चाहता हूं, क्या कश्मीरी स्टूडेंट जो कश्मीर के बाहर है, क्या वो सेफ है इंडिया में, ये बोलते हुए कि ही स्टैंड्स फॉर द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन? अगर मैं हक खुद इदारियत बोलता हूं, क्या मैं सेफ हूं, या कल पता चलेगा मुझे भी गौरक्षक मार दिए? राजनाथ सिंह ही तो कह रहे हैं कि एक मिनट, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है, अब मैं एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद पटना की एक ऑटो वाले की कहानी आपको उन्हीं की जुबानी हम दिखाना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? सुष्मिता कुमारी। और कब से ऑटो चलाती हैं और क्या आपको चुनौती उठानी पड़ रही है? मैं 4 साल से ऑटो चला रही हूँ और शुरू में तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि नहीं हमें इज्जत मिल रही है, सम्मान मिल रही है, लेकिन आज हम लोग को ऐसा बेइज्जती झेलना पड़ रहा है। परेशान किया जाता है? परेशान किया जाता है। जेंट्स ड्राइवर लोग गुट बना लेता है और गुट बना करके अंदरूनी टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर जो कि दिखाई न दे, उस तरह से टॉर्चर करता है कि माने कि मेरा कोई प्रूफ न रहे, माने कि शारीरिक टॉर्चर नहीं होता है, माने कि दिल पर टॉर्चर, दिल पर चोट लगता है, ऐसा ऐसा टॉर्चर होता है वहाँ पर। तो इस तरह से बहुत झेलते हुए अब मैं चुप के कगार पर हूँ कि अब समझ गए कि अब इसी में हमको जीना है, इसीलिए मैं चुप हूँ। आपने ऑटो चलाना क्यों सोचा? मुझे एक्चुअली बचपन से ही कुछ अलग हटकर, मैंने लेडीज से अलग हटकर काम करने का शौक़ था, मतलब आर्मी वगैरह, पुलिस वगैरह में। लेकिन ऑटो के लिए तो मैं नहीं सोची थी, लेकिन मेरा स्थिति इस हद तक पहुंच गया। मेरे हस्बैंड जो है शराब पीते थे और शराब पीकर बहुत बर्बाद कर दिए सब कुछ। तो ऐसे में मेरी परिवार का जो है बहुत विकट परिस्थिति में आ गई, मेरे बच्चे को पढ़ाई छूट गई। तो मैं कुछ हिम्मत नहीं हारी, मैं मरना नहीं चाहती, तो मैं मरूंगी नहीं, कुछ करूंगी। लेकिन हमको लगता था कि काश मुझे ऑटो चलाना आता तो मैं भी ऑटो चलाती और मैं अपने बच्चों को पढ़ाती उड़ाती। लेकिन इसी वीक पेपर में मैंने देखा कि महिला भी ऑटो चला सकती हैं और मतलब महिला भी सीख सकती हैं और परिचालन कर सकती है। तो लेकिन ऑटो ही क्यों? क्या पहले कोई चलाता था आपके घर परिवार में या आपको जानती थी? नहीं, मेरे हस्बैंड पहले से ऑटो ड्राइव करते थे, मेरे हस्बैंड ऑटो ड्राइव करते थे, इसलिए हम सोचे कि वो अपना पैसे को नहीं संभाल सकते तो मैं खुद आता तो संभालते। लेकिन ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई क्योंकि पेपर में निकला कि महिला भी ऑटो चला सकती है, तो मैं बहुत खुश हुई और आंसू को पोंछी और मैंने एक हिम्मत और जज्बा के साथ मैं वहाँ पर संपर्क बनाई। और जब महिला ऑटो की ट्रेनिंग हुई तो मैं ट्रेनिंग भी ली और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है साथ दिए उसमें और ऑटो चलाने के लिए सिखा उखा के पूरा अच्छा से मैंने एक्सपीरियंस कर दिए। उसके बाद मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने ऑटो चलाने के लिए। अभी क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही ऑटो चलाते हैं। लेकिन कितनी महिलाएं ऑटो चलाती हैं पटना में? पटना में तो 160 महिला की ट्रेनिंग हुई, लेकिन सिर्फ 15 महिलाएं ही ड्राइव करती है क्योंकि उन लोग के शायद मजबूरी है कि स्टैंड नहीं है, परमिट नहीं है और पुरुष ड्राइवर लोग तंग भी करते हैं। इस तरह से महिला को देखना वो लोग नहीं चाहते कि महिला इस पेशे में आगे आए। लेकिन ऑटो चला कर एक महिला जो है ऑटो चला करके अपना घर परिवार को एक मर्द की तरह संभाल सकती है, उसे पुरुष ना भी दे तो भी कर सकती है। इसलिए मुझे लगा कि इसमें पैसा है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, फ्यूचर है इसमें। पुरुष ड्राइवर का क्या नज़रिया होता है? कैसे वो आप लोगों को लेते हैं? क्या
जो मैं बाहर निकलती हूँ, मतलब एयरपोर्ट से बाहर, मैं तो एयरपोर्ट पर परिचालन करती हूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलती हूँ तो कुछ ड्राइवर लोग को जो होता है उसकी निगाहें मेरे तरफ गर्व भरी होती है, एक गर्व के साथ देखते हैं कि मतलब कि महिला भी ऑटो चलाती है। लेकिन कुछ पुरुष ड्राइवर लोग हैं जो मतलब कि इसको बदनाम कर चुके हैं, महिला को देखना नहीं चाहते हैं और तरह तरह से परेशानी करते हैं और मतलब कि उसे टॉर्चर करना चाहते हैं। एक महिला को ही महिला के खिलाफ भड़का करके मतलब फूट डालो और शासन करो वाला नीति अपना लेते हैं। पुरुष के दबाव में मैं नहीं जीती हूँ, नहीं जी सकती मैं, क्योंकि मेरा भी एक स्वतंत्र जिंदगी है। मैं बार बार थाने जा रही हूँ, इसका मतलब एक बार थाना प्रभारी आकर के ऑटो ड्राइवर लोग को डांट दे। परेशानी होती है, क्यों थाना जाना पड़ता है? मतलब वो तो गुटबाजी करते हैं, मेरा टायर पंचर कर दिए, मेरा शीशे तोड़ दिए, मेरे साइड फाड़ दिए। इसके विरोध में मैं बोली तो कहने का मतलब है कि तुम यहाँ गाड़ी नहीं चलाओ, और चलाओ तो पुलों का रंगदारी कुछ होता है। तो कितने बजे घर से निकल जाती है और कितने बजे तक घर जाती है? मैं ऐसे तो 8 बजे से निकलती हूँ, लेकिन कभी कभी काम रहा तो लेट से भी निकलती हूँ और 8 बजे तक मैं घर लौट जाती हूँ। खाना वाना ही बनाना पड़ता है? हाँ, घर का खाना तो बनाने पड़ता है। घर जाते हैं तो फिर खाना बनाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, उसके बाद फिर सोते हैं। क्योंकि दोहरी ड्यूटी हो जाती है? हाँ सर, दोहरी ड्यूटी तो है, लेकिन मुझे मज़ा आता है करने में, अच्छा लगता है कि एक जिम्मेदारी को निभा रही हूँ, कम से कम घर बाहर दोनों देख रही हूँ, ये पुरुष लोग नहीं कर सकते। तो आपकी क्या मांग है नीतीश कुमार जी से? मैं मुख्यमंत्री जी से यही मांग करूँगी कि हम लोग का जो है एक महिला को ऑटो स्टैंड दिया जाए और हम लोग के गाड़ी में किलोमीटर या ये CNG गैस को लगाया जाए कि हम लोग प्रीपेड पर ही डिपेंड नहीं रहें और भी शहर में भी ऑटो चलाएं और हम लोग का एक स्टैंड मुहैया कराया जाए जहां हम महिलाएं मिलकर पुरुष के दबाव के बिना ऑटो चला सकें और परमिट की व्यवस्था किया जाए, ताकि हम लोग परमिट के नाम पर हर जगह ठग रहे हैं, हर जगह पुलिस लोग, ट्रैफिक लोग मतलब हम लोग को पकड़ते हैं तो विवश में हम लोग को पैसा देना पड़ता है। इस तरह से इसीलिए नीतीश जी से हम यही पूरा करना चाहते हैं कि हम महिलाओं को कम से कम परमिट दिया जाए, क्योंकि हम लोग पीछे आए हैं तो हम लोग को परमिट कहाँ से आएगी।